सारे इंस्टीट्यूट्स है मार्केट के अंदर जो बोलते हैं कि आप ये सर्टिफिकेट कर लो और आपको जॉब मिल जाएगी, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। लोग एक कोर्स करते हैं तो उस कोर्स के कंटेंट में और उस इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के कंटेंट में एग्जैक्टली क्या अंतर होता है, और बच्चे के लिए डायरेक्ट इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन पे फोकस करना सही है या फिर कुछ एडिशनल कोर्स एडिशनल टूल्स भी उसके लिए लेना जरूरी है। एक सर्टिफिकेट से लेकर अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो ऑब्वियसली वो आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, भले ही आपको उस चीज़ का नॉलेज हो। कि कल को अगर कोई हैकर हमारे कैंपस में घुस के अगर किसी चीज़ को हैक करने की कोशिश करता है तो वो चीज़ वो ना कर पाए। तो इसी वजह से कंपनीज क्या करती है, जो नेटवर्क सिक्योरिटी हैकर्स होती है, जैसे OSCP सर्टिफाइड हैकर्स होती है, उन्हें चाहती है। मतलब इंडिया में रह के हम लोग रिमोट जॉब्स के थ्रू मतलब इंटरनेशनल कंपनीज को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर थर्ड ईयर वाला बच्चा भी एक राइट स्किल सेट लेके जॉब मार्केट में जाता है तो वो खुद को जल्दी रेडी कर सकता है। कि लोग तो यानी 999 में भी साइबर सिक्योरिटी का कोर्स बेच रहे हैं, या फिर कोई 1000 में बेच रहा है, कोई 5000 में बेच। मीडियम या हाई इम्पैक्ट वाला बग निकाल लेते हो तो आपको $1000 या $5000 भी एक बार में पे आउट मिल जाता है। इस टाइम पे कंपनीज काफ़ी बार खुद भी बच्चों के OSCP सर्टिफिकेट के लिए पे करना ज़रूरी समझती है। जब आपका BCA BSc कंप्यूटर साइंस या इस टाइप का डिग्री करता है तो मैटर करता है कि वो BE BTech के रेस में नहीं आ पाता। तो अगर उसने मान लीजिए इस टाइप का इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन अचीव कर लिया तो कितना मैटर करेगा कि उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हो तो उसके अंदर बस एक डिग्री मेंशन होती है, उसका आपको ये भी मेंशन होता है कि आपका इतना CGPA या इतने परसेंटेज रहना ज़रूरी है। जो ज़रूरी होता है वो है सर्टिफिकेट। तो स्कोप है हमारा इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। आपको एक्सप्लिसिटली ये मेंशन नहीं करते कि आपके पास मास्टर्स होना ज़रूरी है। तो जनरली कितना साल है, तो डिग्री यहाँ पर सेकेंडरी होता है, सर्टिफिकेट आपका प्राइमरी हो जाता है। नमस्ते फ्रेंड्स, आज के टाइम का सबसे बड़ा सवाल ग्रेजुएशन के बाद किस तरीके से एज अ फ्रेशर हम लोग इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। दोस्तों, आज के सेशन में हम इसी सवालों के जवाब जानने के लिए और स्पेशली अगर ग्रेजुएशन के बाद एज अ फ्रेशर आप साइबर सिक्योरिटी में करियर करना चाहते हो या सोच रहे हो, तो इस बारे में डिस्कशन के लिए हमने वंश को आमंत्रित किया गया है। नमस्ते वंश। नमस्ते। तो अब हम लोग वंश से आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। लेकिन इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वंश मुझसे कैसे मिले और वंश की बातों से मैं कैसे मोटिवेट हुआ, जिससे कि हम लोग इस पॉडकास्ट तक पहुँच पाए। दोस्तों, कुछ दिनों पहले वंश मुझसे आके मिले थे, मेरे ही एक फ्रेंड के रेफरेंस से आके मिले थे। वंश ने आते ही मुझे एक बात कही, सर मैं उन फ्रेशर्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ जो लोग साइबर सिक्योरिटी में करियर करना चाहते हैं। मार्केट में काफ़ी मिसगाइडेंस है, काफ़ी फॉल्स बिहेवियर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स करते हैं, अलग अलग कोर्सेज के बारे में बच्चों को गलत फहमियाँ हैं। दोस्तों, इस बारे में जब वंश ने मुझे कहा तो मैं इसकी गहराइयों में गया और मुझे पता चला कि वाकई में बहुत सारा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के मन में बना पड़ा है, और एज अ फ्रेशर जब स्टूडेंट्स इसको आगे लेके जाते हैं तो उनको बहुत सारी दिक्कतें होती है। दोस्तों, वंश के बारे में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे इन्होंने MIT से ग्रेजुएशन किया। इनको साइबर सिक्योरिटी में पहले से ही इंटरेस्ट था। सेकंड ईयर से ही इन्होंने अलग अलग साइबर सिक्योरिटी के स्किल्स अचीव करना स्टार्ट कर दिया था। ही इज़ OSCP सर्टिफाइड, अभी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और साथ ही साथ अपना एक कंपनी भी एज अ स्टार्टअप वो रन कर रहे हैं। दोस्तों, इनका अपना एक मिशन है कि साइबर सिक्योरिटी में स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना है और एज अ फ्रेशर आप अपना करियर किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हो, इनकी ये सोच मुझे मोटिवेट किया। और फाइनली मैंने डिसाइड किया कि हमें एक पॉडकास्ट लेना चाहिए जिससे कि हमको स्टूडेंट्स के लिए हेल्प कर पाए। नमस्ते वंश। नमस्ते। तो पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आज के टाइम में अगर एज अ फ्रेशर स्टूडेंट्स को जॉब करना है साइबर सिक्योरिटी फील्ड में या कोई भी फील्ड में, तो कितना मुश्किल हो गया है, एग्जैक्टली क्या क्या दिक्कतें हैं जो उनको फेस करना पड़ रहा है। तो आज के ज़माने में अगर मैं बोलूँ तो जैसे आप जानते हैं कि काफ़ी सारे बच्चे BTech में, BCS में, BCA में या BSc CS हो गया, इवन BSc इन साइबर सिक्योरिटी में एडमिशन ले लेते हैं। पर काफ़ी बार ऐसा होता है कि इन्हें एक जेनरिक नॉलेज दिया जाता है इंडस्ट्री का। इस चीज़ के अंदर उन्हें डिटेल में कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली पढ़ाई नहीं जाती। तो इससे होता क्या है कि बच्चे इंटरव्यू तक तो कई बार पहुंच भी जाते हैं, बट वहाँ पर जाके इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास एक राइट स्किल सेट नहीं होता है। अभी साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में मेनली 2 फील्ड होती है, जैसे हो गया एक ब्लू टीमिंग और रेड टीमिंग, जिसके अंदर डिफेंस और ऑफेंस रहता है।
अभी समझो आपने कोई कोर्स कर लिया साइबर सिक्योरिटी के अंदर जिसके अंदर आपको थियरी पढ़ाई गई है, तो वो थियरी एक जेनरिक होती है जिसके अंदर या तो आपको आधा डिफेंस के बारे में बताया जाता है, आधा ऑफेंस के बारे में बताया जाता है। बट जब आप एक कॉन्सेंट्रेटेड रोल समझो ऑफेंसिव सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करते हो, तो जो इंटरव्यूअर होता है वो आपको उसी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। तो कई बार ऐसे होता है कि आप वो आंसर नहीं कर पाते और आपको एक जॉब नहीं मिल पाती। तो ऐसे एग्जैक्टली क्या स्किल सेट है जो एज अ फ्रेशर उस स्टूडेंट ने प्रिपेयर करना चाहिए, जिससे कि उसको साइबर सिक्योरिटी के लिए बेसिक से लेकर इंटरव्यू क्रैक करने तक के उसको बेनिफिशियल हो? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज मार्केट में हैं और मोस्टली कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज जिनको बीएससी कंप्यूटर साइंस बोला जाता है, बीसीए बोला जाता है, ये जो कोर्सेज है बेसिकली आर्ट कॉमर्स साइंस कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं। और यहाँ पे बेसिकली कोई मल्टीनेशनल कंपनीज तो विजिट करती नहीं है, और करती है तो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के लिए करती है। तो एग्जैक्टली ये प्रैक्टिकल स्किल्स अगर उनको अचीव करना है तो किस तरीके से वो कर पाएंगे, और एग्जैक्टली वो कौन से प्रैक्टिकल स्किल्स है जो उन्होंने अचीव करने चाहिए? तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि कैंपस प्लेसमेंट्स एक बहुत बड़ा आज के ज़माने में तकलीफ़दायक काम हो चुका है। तो अगर मैं कहना चाहूँ तो इस फील्ड के अंदर जैसे मुझे पता है कि एक राइट स्किल सेट यानी कि एक राइट सर्टिफिकेशन या फिर एक राइट पाथ कि आपको एग्जैक्टली किस टेक्नोलॉजी में काम करना है, आपको कौन से नीश के अंदर काम करना है, ये आपको पहले तो फिगर आउट करना होता है। दूसरी बात ये है कि जैसे आज के ज़माने में जो आपकी एक डिग्री होती है, तो आपकी एक बेसिक कंप्यूटर साइंस की डिग्री भी इनफ है। जैसे अगर आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाओ, जैसे लिंक्डइन हो गया, वहाँ पर आप जॉब्स के लिए सर्च करो, तो वहाँ पे आपको जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो जेडी होता है जॉब का, उसके अंदर एक बेसिक कंप्यूटर साइंस की डिग्री मांगी जाती है, ना कि आपको उसके अंदर कोई स्पेशलाइजेशन या मास्टर्स मांगा जाता है। तो इसके अंदर कई बार क्या होता है कि बच्चे जो होता है वो काफ़ी सारे सर्टिफिकेट जिनका ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, जो इंटरव्यूअर्स को भी पता होता है, जिसके अंदर थ्योरी पढ़ाई जाती है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो करके जाते हैं, जिसकी वजह से इंटरव्यूअर जो रहता है वो उनकी प्रोफाइल में इंटरेस्टेड नहीं होता है। बट अगर आपके पास कोई प्रैक्टिकल बेस्ड सर्टिफिकेशन है, फॉर एग्जाम्पल OSCP, तो इंटरव्यूअर का ध्यान आपके ऊपर पहले जाता है, क्योंकि इंटरव्यूअर को पता होता है कि आपकी जो एग्ज़ाम हुई है या आपने जो पढ़ाई उस चीज़ के लिए की है वो उनके स्किल सेट के साथ जो उन्हें रिक्वायर्ड है उसके साथ काफ़ी अच्छी तरीके से अलाइन होती है, तो आपको एक जॉब मिलना काफ़ी आसान हो जाता है। तो मोस्टली मैंने एक ऑब्जर्व किया है कि जहाँ तक बच्चे मुझे मिलने आते हैं, इवन पेरेंट्स भी आते हैं, कोई बच्चा सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, आजकल एक नाम काफ़ी फेमस हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को जब मैं बोलता हूँ कि यार देखो साइबर सिक्योरिटी भी करियर है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी करियर है, अलग अलग करियर के मैं नाम लेता हूँ, तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ होता है कि आगे चल के साइबर सिक्योरिटी का स्कोप मार्केट में कितना रहेगा, या फिर आगे चल के एआई जो है साइबर सिक्योरिटी यानी एआई के बोर्ड्स ने अगर साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशनल को रिप्लेस कर दिया तो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में मतलब कोई बच्चा अच्छे से करियर आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो ये काफ़ी एक क्वेश्चन मार्क है। तो आप इसको किस तरीके से हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे? तो जैसे कि आपने कहा कि पेरेंट्स को ऑब्वियसली कंसर्न होता ही है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। जैसे आजकल एआई काफ़ी सारी जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट हो गया या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया। अब इन जॉब्स को रिप्लेस करना थोड़ा इजी है, क्योंकि क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होती है उसके कई सारे कोड सैम्पल्स अवेलेबल है, काफ़ी सारी जो चीज़ें जो पहले रिसर्च हुई है वो काफ़ी सारा इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो एआई इस बेसिस पे काम करता है कि तुम उसे पहले डेटा फीड करो, फिर उस डेटा जो आपने उसको फीड किया है उस डेटा के ऊपर वो आपको प्रेडिक्शंस देगा। बट साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में क्योंकि हर रोज़ एक नया अटैक इंडस्ट्री के अंदर आता है, हर एक एप्लीकेशन का टेक स्टैक अलग होता है, हर एक एप्लीकेशन को एक अलग डेवलपर ने बनाया हुआ है, तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हर रोज़ चेंज होती रहती है, और ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप एआई को जाके हर दिन वो डेटा फीड कर पाओ। तो इसकी वजह से एरर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फॉल्स पॉजिटिव्स काफ़ी सारे आते हैं, और इसकी वजह से एक मैन्युअल टेस्टिंग को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, और यही आगे जाके भी कंटिन्यू होगा। क्योंकि एआई इटसेल्फ, अगर मैं टेस्ला की बात करूँ तो टेस्ला का आपने सुना होगा कि ऑटो पायलट मोड है जिसके अंदर वो अपने आप गाड़ी चला लेती है। लेकिन इमेजिन करो कि अगर किसी ने वो टेस्ला के ऑटो पायलट को ही हैक कर लिया तो कितने फेटल इंसिडेंट्स हो सकते हैं, कितने सारे एक्सीडेंट्स होंगे, वो ह्यूमन हेल्थ के लिए कितना इंजरियस है। एग्जैक्टली। आजकल एक और कॉमन चीज़ हम देखते हैं कि बच्चे यूट्यूब की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, सोशल मीडिया की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। तो होता यह है कि बच्चे को सोशल मीडिया पे अलग अलग इन्फ्लुएंस तरीके से ये बताया जाता है कि आप ये कोर्स कर लीजिए या ऑनलाइन कोर्स कर लीजिए, या फिर एज अ फ्रेशर एक बच्चे के लिए जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे कि मैंने कहा
भाई हम तो पुणे में बात कर रहे हैं। अब पुणे में भी बहुत सारे आर्ट कॉमर्स साइंस कॉलेजेस है जहाँ पे अलग अलग कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस यहाँ पे, बट हर कॉलेज में ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है। तो बच्चे को जॉब तो बाहर ही सर्च करना है, और जॉब बाहर सर्च करना है मतलब कहाँ सर्च करना है, तो उसको मोबाइल ही एक ऑप्शन होता है। वहाँ पे सोशल मीडिया हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हो, वहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है बच्चे के दिमाग में। तो एग्जैक्टली इससे बचने के लिए उसको क्या करना चाहिए? तो बराबर है आपका क्वेश्चन। तो अभी क्या हो रहा है फ्रेशर्स के साथ कि क्योंकि उन्हें इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है कि एक्चुअली इंडस्ट्री में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है। तो अभी फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को साइबर सिक्योरिटी पढ़ना है तो वो नेचुरली यूट्यूब पे जाएगा और साइबर सिक्योरिटी का कंटेंट पढ़ना चालू करेगा। बट क्या होता है कि उसे एक राइट पाथ नहीं मिलता है। समझो अगर उसे कोई रोल है, जैसे कि एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का रोल है, तो साइबर सिक्योरिटी एक एनालिस्ट जो होता है वो एग्जैक्टली उसके जॉब में क्या करता है वो एक फ्रेशर को नहीं पता। तो यूट्यूब पे जाके अगर 4 कोर्सेज भी कर लेता है, कोई रैंडम वीडियोस देख भी लेता है, तो भी उसे वो पाथ या स्किल सेट नहीं मिल पाता जिससे वो उस जॉब के लिए अप्लाई कर पाए। लेकिन अगर उसे एक परफेक्ट गाइडेंस दिया जाए, एक पाथ दिया जाए, वो कोर्स का प्रॉपर कंटेंट दिया जाए कि उसे क्या पढ़ना है, तो फिर उसके लिए वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है एक कम पीरियड ऑफ टाइम में। एग्जैक्टली काफ़ी सर्टिफिकेशंस के बारे में भी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स के मन में। जैसे कि एक सर्टिफिकेशन काफ़ी पॉपुलर है आज के टाइम में, CES सर्टिफाइड इथिकल हैकर, जो कि आप जानते हैं, आप खुद OSCP सर्टिफाइड है। तो ये CES जो है, मैंने जहाँ तक सुना है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, कि थ्योरी इसमें पढ़ाया जाता है आपको और MCQ ही पूछे जाते हैं और बच्चे वो एक सर्टिफिकेशन क्रैक कर लेते हैं। और साथ ही साथ मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग भी है, या हम कहेंगे ऐसे एकेडमीज भी है, जो आपको बोलती है कि बस आप पैसा दे दो, हम आपको सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। क्या वाकई में ये इतना आसान है? तो हाँ, ये एक्चुअली मार्केट के अंदर बहुत मिसगाइडेड तरीके से ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, CES जो है उसके 2 सर्टिफिकेट है, एक थियोरी बेस्ड है और प्रैक्टिकल बेस्ड है। बट इसके अंदर क्या हो गया है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट बहुत टाइम से चल रहा है, इसका भले ही कोर्स कंटेंट अपडेट भी होता है, बट इसके अंदर जो चीज़ें पढ़ाई जाती है वो थियोरेटिकल बेस्ड होती है। और थियोरी बेस्ड होने की वजह से इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर साल एक रिपीटेटिव पैटर्न के अंदर आते हैं। तो ज़्यादा करके इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, क्योंकि इनके टाइप्स होते हैं इंटरनल सोर्सेज से, इन्हें ऑलरेडी पता होता है कि क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, और ये चीज़ HRs को और इंटरव्यूअर्स को भी पता होती है। तो अगर आप कल को जाके मार्केट के अंदर CH का सर्टिफिकेट ले भी लेते हो तो भी उसकी वैल्यू इतनी मानी नहीं जाएगी, क्योंकि HRs को और इंटरव्यूअर्स को भी पता है कि आपने वो सर्टिफिकेट कैसे निकाला है, या वो आपने खुद से भी निकाला है, तो उसका एक रेलेवेंस क्या है मार्केट में। ओके मतलब OSCP जो आपने किया है, और मैंने जब तक आपसे बात की तो मुझे पता चला कि इसमें प्रैक्टिकल स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो थोड़ा OSCP या रिलेटेड जो प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड सर्टिफिकेशन है, एग्जैक्टली उनके बारे में अगर थोड़ा आप गाइडलाइन दे तो बच्चों को काफ़ी हेल्प होगी। तो जैसे मैंने कहा कि CEH होता है MCQ बेस्ड, बट OSCP जो सर्टिफिकेट है ऑफसेक की तरफ से आता है, ये ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल। तो ये सर्टिफिकेट के अंदर क्या होता है कि आपकी ये एग्ज़ाम जो होती है ये 48 आवर्स चलती है। तो आपको पहले 24 आवर्स में जो होता है उसके अंदर आपको टोटल 4 मशीनें हैक करनी होती है, जिसके अंदर आपके सामने पूरे 24 आवर्स एक प्रॉक्टर बैठा होता है जो आपको मॉनिटर करता है। इवन इफ़ यू हैव टू टेक अ ब्रेक, आपको वो प्रॉक्टर को पहले से नोटिफाई करना पड़ता है, एंड इफ़ यू गेट द परमिशन यू कैन टेक इट। जिसके अंदर आपका रूम स्कैन होता है, जिसके अंदर आपकी स्क्रीन शेयर होती है, आपका कैमरा चालू होता है, एवरीथिंग इज़ देयर। तो इसके अंदर क्या होता है कि चीटिंग करना जो पार्ट होता है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। एंड क्योंकि ये मशीन्स किसी को पता नहीं होती क्या आने वाली है, ये पूरा की पूरा आपके स्किल सेट पे डिपेंड होता है कि आप उन्हें कैसे सॉल्व करते हो, जो एक पेनिट्रेशन टेस्टर या साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की कोर स्किल होती है। तो जब आप ये सब चीज़ें करके उतने अप्रोप्रिएट, जैसे कि OSCP के अंदर 100 में से 70 मार्क्स पासिंग होते हैं, तो अगर आप 70 मार्क्स ले आते हो तो आप वो सर्टिफिकेट पास होते हो, और उस वजह से वो सर्टिफिकेट की डिमांड और रिस्पेक्ट मार्केट में कुछ अलग है। ओके अभी बहुत अलग अलग वर्ड्स, जैसे कि बच्चे इथिकल हैकिंग, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं कि इथिकल हैकिंग के नाम पे एडवर्टाइज करते हैं। अब बच्चे को पता ही नहीं कि उसको करियर करना है भाई साइबर सिक्योरिटी में, अब इथिकल हैकर बोल के वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ टूल्स उस कोर्स में पढ़ा दिए जाते हैं, और ऐसे कोर्सेज की तरफ जब बच्चा अट्रैक्ट होता है तो वो खाली कोर्स करता है। तो एक कोर्स जो कि एक इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होगा, और एक जो ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस की हम बात कर रहे हैं,
इंडस्ट्री में इन दोनों को किस तरीके से देखना चाहिए? मतलब इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है तो एक इंटरव्यूअर को या एचआर को ये बात पता है कि ये बंदे के पास ओएससीपी है, मतलब इसने जो जेनेरिक कोर्स है या जेनेरिक नॉलेज है ये बंदे के पास है। और जब हम लोग एक कोर्स करते हैं तो उस कोर्स के कंटेंट में और उस इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के कंटेंट में एग्जैक्टली क्या अंतर होता है, और बच्चे के लिए डायरेक्ट इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन पे फोकस करना सही है या फिर कुछ एडिशनल कोर्स, एडिशनल टूल्स भी उसके लिए लेना जरूरी है? तो अब क्या होता है मार्केट में, जैसे कि आपने समझो OSCP सर्टिफिकेट ले लिया, तो ये एक सर्टिफिकेट अलोन इज आपको जॉब नहीं दिलाने वाला है। क्योंकि क्या होता है कि OSCP का जो सर्टिफिकेट है फॉर एग्जांपल, तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। जैसे कि आपको IP एड्रेसेस दे दिए जाते हैं, तो आपको वो IP एड्रेसेस को हैक करके वो मशीन्स का एक्सेस लेना होता है। पर ज़्यादा करके जब एक फ्रेशर एक रोल के लिए अप्लाई करता है तो उसके अंदर रोल आ जाता है API पेन टेस्टिंग का या वेबसाइट वेब टेस्टिंग का, जिसके अंदर आपको वेबसाइट के अंदर या API के अंदर बग्स निकालने होते हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाता है कि आपका नेटवर्क का जो नॉलेज है वो तो स्ट्रांग हो गया, लेकिन इंटरव्यूअर को जो आपकी पहली स्टेप चाहिए जो है वेब ऐप पेनिट्रेशन टेस्टिंग या API पेनिट्रेशन टेस्टिंग, उसके अंदर आप वीक हो जाते हो। तो मार्केट के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप पहले वो स्किल सेट भी अक्वायर करो, क्योंकि सिर्फ एक सर्टिफिकेट से लेकर अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो ऑब्वियसली वो आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, भले ही आपको उस चीज़ का नॉलेज हो। लेकिन एक सर्टिफिकेट रहना भी ज़रूरी है इंटरनेशनल, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके पास प्रीवियस स्किल सेट जो मैंने मेंशन किया वो भी है आपके पास, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई करना। क्योंकि आपके पास एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट है जो बाहर की कंपनीज को भी पता होता है कि कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है क्रैक करना। तो अगर आप वो कंपनीज में भी जाके अप्लाई करते हो तो आपका सिलेक्शन होना काफ़ी आसान हो जाता है। मतलब रिमोट, मतलब इंडिया में रह के हम लोग रिमोट जॉब्स के थ्रू मतलब इंटरनेशनल कंपनीज को भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हमें खाली जो स्कोप है हमारा इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। मतलब एज ए मैं अगर कोई जनरल डेटा साइंस वगैरह कर लेता हूँ तो मैं इंडिया तक सीमित हो सकता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे बहुत सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन नहीं दिखाई देते। बट OSCP टाइप के सर्टिफिकेशन जो इंटरनेशनली अप्रूव्ड है, सब जगह सब कंपनीज को ये पता है, तो मतलब बच्चा इंडिया में से रिमोट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकता है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे वंश एक और बात कि वो जो बग बाउंटी करके एक टर्म होती है, एग्जैक्टली क्या टर्म है? मतलब अगर एक बच्चा है जो साइबर सिक्योरिटी में अच्छे स्किल अचीव कर लिया और अब उसको चाहिए कि ना मुझे तो जॉब नहीं करना, मुझे अपना पर्सनल फ्रीलांसिंग करना है, तो क्या ऐसे भी अपॉर्चुनिटीज़ है जो उसको आगे हेल्प करे अपना प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा बेनिफिट हो? तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो जो बग बाउंटी है टर्म होता है, पहले तो मैं वंश एक इंटरप्ट करूंगा, बग बाउंटी के बारे में भी जरूर बताएं, क्योंकि ऐसे भी ऑडियंस है जो साइबर सिक्योरिटी की उन्हें ज़्यादा टर्म्स पता नहीं है। ओके, सो बग बाउंटी इटसेल्फ इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो क्या होता है, ज़्यादा करके जो बच्चे होते हैं, अभी जैसे किसी ने 12th क्लियर किया है या फर्स्ट ईयर क्लियर कर लिया है, तो कंपनी की काफ़ी बार ये रिक्वायरमेंट होती है कि तुम्हारे पास जॉब करने के लिए एक डिग्री होनी चाहिए। बराबर। बट काफ़ी बच्चे होशियार होते हैं या जिन्होंने पहले से ही कोर्स कर लिया है, उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी आसान हो जाता है पैसे कमाने का तरीका। जैसे बग बाउंटी के बारे में अगर मैं बोलूँ तो वेबसाइट्स के जो टेक्नीशियंस होते हैं या कोई मोबाइल ऐप्स हो गए, ये डेवलपर्स क्या करते हैं, उनकी टेस्टिंग होने के बाद काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं इंटरनेट पे, जैसे कि बग क्राउड, हैकर1, या हमारे इंडिया का एग्जांपल है तो एक बग बेस करके कंपनी है जो ये प्लेटफॉर्म बग बाउंटी का हमें प्रोवाइड करती है। तो इसके ऊपर काफ़ी सारी कंपनीज आके खुद को लिस्ट करती है, जिसके अंदर अगर आप उन्हें उनके बग्स निकाल के देते हो या वो उन कंपनीज को तुम हैक करते हो और तुमने उस चीज़ को कैसे हैक किया, ये चीज़ की रिपोर्ट आप उन कंपनीज को सबमिट करते हो, तो बदले में वो कंपनीज आपको एक मॉनेटरी रिवॉर्ड देती है। जो ज़्यादा करके डॉलर्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एक मीडियम या हाई इम्पैक्ट वाला बग निकाल लेते हो तो आपको $1000 या $5000 भी एक बार में पे आउट मिल जाता है, जो एक फ्रीलांस के पर्सपेक्टिव से कि यार सैटरडे संडे को आप फ्री हो जॉब करके तो आप कर सकते हो, या तो आपने फर्स्ट ईयर में ही कोर्स कर लिया है या 12th में ही कोर्स कर लिया और आपके पास एक राइट स्किल सेट है, तो आप तभी से ये चीज़ करके काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो अभी अगर मान लीजिए मार्केट में एक बंदा है जो साइबर सिक्योरिटी में ऑलरेडी काम कर रहा है, 1-2 साल से काम कर रहा है, अगर वो OSCP टाइप का सर्टिफिकेशन करता है तो क्या उसका प्रमोशन में या कहो तो आगे और प्लस पॉइंट उसके लिए हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे
अभी मैंने कहा आपको कि OSCP जो है या नेटवर्क सिक्योरिटी बेस्ड है, बट आप जब एक फ्रेशर के इस पर्सपेक्टिव से जॉब लेते हो तो आप एक वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टर या फिर API पेन टेस्टिंग या एंड्रॉयड पेन टेस्टिंग के इससे जॉब लेते हो, रोल से जॉब लेते हो। बट कंपनीज के अंदर क्या होता है, जब नेटवर्क सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ती है, जैसे क्लाइंट्स होते हैं उन्हें चाहिए रहता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर हो, कि कल को अगर कोई हैकर हमारे कैंपस में घुस के अगर किसी चीज़ को हैक करने की कोशिश करता है तो वो चीज़ वो ना कर पाए। तो इस वजह से कंपनीज क्या करती है, जो नेटवर्क सिक्योरिटी हैकर्स होती है, जैसे OSCP सर्टिफाइड हैकर्स होती है, उन्हें चाहती है ताकि वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर प्रेजेंट है वहाँ जाके ऑन साइट टेस्टिंग करके उन्हें वहाँ की कमियाँ बता पाए। अच्छा, तो काफ़ी सारी जो कंपनीज होती है वो खुद चाहती है कि हमारे यहाँ का अगर कोई बंदा जॉब कर भी रहा है तो वो OSCP निकाल ले ताकि वो इन कंपनीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाए। ओके। तो इस टाइम पे कंपनीज काफ़ी बार खुद भी बच्चों के OSCP सर्टिफिकेट के लिए पे करना ज़रूरी समझती है। ग्रेट। और जब वो सर्टिफिकेट क्लियर कर लेते हैं तो वो उन्हें इंक्रीमेंट भी दिया जाता है, क्योंकि आगे जाके वो ऑन साइट टेस्टिंग करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। तो वंश यहाँ पे जनरली एज अ फ्रेशर अगर कोई बंदा मान लीजिए एक BSc कंप्यूटर साइंस BCA का बच्चा है और वो साइबर सिक्योरिटी का मान लीजिए उसने सेकंड ईयर से ही काम स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट ईयर से इनफैक्ट स्किल सेट पे काम करना स्टार्ट कर दिया, या मान लीजिए कोई बेहतर कोर्स जैसा आप सजेस्ट कर रहे हो वो उसने ज्वाइन कर लिया और एक प्रैक्टिस के बाद उसने OSCP टाइप का सर्टिफिकेट क्लियर कर लिया, तो जनरली एक बंदा जो विदाउट OSCP साइबर सिक्योरिटी में जाता है और एक OSCP लेके जाता है, तो जनरली कितना सैलरी हम लोग आज के टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो अगर मैं एक रफ एग्जांपल दूं आज के मार्केट का, तो ड्यू टू वेरी इनस्टेबल मार्केट ये सैलरी काफ़ी डिफर कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फ्रेशर हूँ, मेरे पास OSCP नहीं है और मैं एक वेब ऐप पेनिट्रेशन टेस्टर के लिए अगर अप्लाई करता हूँ तो मुझे कहीं पर भी 3.5 से 4.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक की जॉब मिल सकती है। बट अगर मैं OSCP भी लेके जाता हूँ मार्केट में तो मैं कहीं पर भी 8 से 10 लाख रुपए की जॉब आराम से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास नेटवर्क सिक्योरिटी का भी एक्सपीरियंस है। ओके। मैंने मान लीजिए ग्रेजुएशन कर लिया, BSc हो गया, BCA हो गया, इवन BE BTech भी हो गया, और अब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जनरली क्या होता है BE BTech के केस में उतना मैटर नहीं करता, बट कोई बंदा जब आपका BCA BSc कंप्यूटर साइंस या इस टाइप का डिग्री करता है तो मैटर करता है कि वो BE BTech के रेस में नहीं आ पाता। तो अगर उसने मान लीजिए इस टाइप का इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन अचीव कर लिया तो कितना मैटर करेगा कि उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करना ही पड़ेगा? तो अभी साइबर सिक्योरिटी के स्कोप में आजकल क्या चल रहा है कि आप लिंक्डइन पे चले जाइए या आप naukri.com पे चले जाइए, आप सारे जॉब्स के जब JD देखोगे, जॉब डिस्क्रिप्शन, तो उसके अंदर ये मेंशन्ड होता है कि आपको डिग्री लगेगी, बट ये मेंशन नहीं होता कि आपको स्पेसिफिकली एक मास्टर्स डिग्री चाहिए या बीटेक ही होना चाहिए। वहाँ पर लिखा होगा बीटेक, BCA, BCS और एनी कंप्यूटर रिलेटेड डिग्री। आपको एक्सप्लिसिटली ये मेंशन नहीं करते कि आपके पास मास्टर्स होना ज़रूरी है। बट हाँ, आप अगर नीचे जाओगे तो वहाँ पर जो सर्टिफिकेट जिसके पास है, अगर वो एक इंडिविजुअल अप्लाई करता है तो वहाँ पर लिखा होता है कि अगर किसी के पास OSCP है या CISSP है या PNPT है तो उसे एक ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। अच्छा, तो डिग्री यहाँ पर सेकेंडरी होता है, सर्टिफिकेट आपका प्राइमरी हो जाता है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जनरली अगर मान लीजिए कोई 12th के बाद करियर करना चाहता है, 12th के बाद करियर करना चाहता है, मतलब उसको सोच है कि चलो साइबर सिक्योरिटी में ही मुझे आगे करियर करना है, तो आपका सजेशन क्या है? देखिए BSc कंप्यूटर साइंस हो, BCA हो या जो बीटेक हो, उसका एकेडमिक्स का भी पढ़ाई होता है। तो ये एकेडमिक्स के जो मार्क्स होता है ना कि बच्चे को लगता है कि 12th में मैंने 99 लाया तो मैंने ग्रेजुएशन में भी 99 लाना चाहिए, और बच्चा उस रेस में भागना स्टार्ट कर देता है। और तो ये कितना मैटर करता है कि यानी एक बच्चा है जो 55-60 की रेंज में चल रहा है, एक बच्चा 99% की रेस में चल रहा है, तो जनरली उन्होंने इस रेस में भागना चाहिए या फिर उन्होंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ये स्किल इंप्रूव करना चाहिए? आपकी सोच क्या है? तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो एक जो बच्चा कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है तो कोर्स के अंदर क्या होता है, कोर्स के अंदर आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, आपका पूरा बेस क्लियर किया जाता है। बट अगर आपको पता है कि आपको किस चीज़ में आगे बढ़ना है, फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी में आगे बढ़ना है, तो अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से आपके वो स्किल सेट को पॉलिश करना चालू कर देते हो तो आपको आगे जाके उस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा होता है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा
कि जब आप एक जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हो तो उसके अंदर बस एक डिग्री मेंशन होती है, उसका आपको ये नहीं मेंशन होता कि आपका इतना सीजीपीए या इतने परसेंटेज रहना ज़रूरी है। जो ज़रूरी होता है वो है सर्टिफिकेट्स। एग्जैक्टली। तो अगर आप आपके फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में ही ये सर्टिफिकेट्स अक्वायर करना चालू कर देते हो, तो जब तक आपका ग्रेजुएशन होता है तब तक आपके पास एक बहुत अच्छा बेस क्रिएट हो जाता है एक जॉब के लिए। तो मतलब थर्ड ईयर में अगर कोई सोच रहा है, मान लो अभी, या अभी कोई अपना वीडियो देख रहा हो और अभी सोच रहे होंगे कि चलो मैं थर्ड ईयर में हूँ और अब स्टार्ट करता हूँ, तो क्या लगता है लेट हो गया है उसके लिए? बिल्कुल लेट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा कि सर्टिफिकेट जो है, फॉर एग्जांपल हम ओएससीपी की बात कर रहे थे तो उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये आपके ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बट अगर आप बिना ओएससीपी के भी जाते हैं तो भी आपको एक जॉब मिलना उतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आपके पास एक राइट स्किल सेट है। तो अगर थर्ड ईयर वाला बच्चा भी एक राइट स्किल सेट लेके जॉब मार्केट में जाता है तो वो खुद को जल्दी रेडी कर सकता है, क्योंकि उसने सर्टिफिकेट की तैयारी नहीं की है, उसे उतना टाइम नहीं लगा है। पर अगर उसके पास राइट स्किल सेट है तो फिर भी उसको एक जॉब मिल जाएगा, भले ही उसे थोड़ी कम सैलरी मिले, बट वो आगे जाके ये सर्टिफिकेट्स कंपनी क्योंकि पे करती है, वो निकाल के अपना करियर उसके अंदर आगे बढ़ा सकता क्या है। बात है। एक और दिक्कत ये है कि सोशल मीडिया पे, यानी मैं खुद देखा हूँ कि लोग तो यानी 999 में भी साइबर सिक्योरिटी का कोर्स बेच रहे हैं, या फिर कोई 1000 में बेच रहा है, कोई 5000 में बेच रहा है। तो ये ऑनलाइन करना वाकई में उतना वर्थ है क्या कि उसके बहुत बेनिफिट हो सकता है बच्चों को? देखिए, ऑनलाइन जो कोर्स होता है और ऑफलाइन एक जो चीज़ होती है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि ऑनलाइन ये चीज़ मैं समझ नहीं पाया कि एक बच्चा सिर्फ वीडियोस देख देख के कैसे पढ़ सकता है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपको हर चीज़ खुद से प्रैक्टिकली करके देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप वो चीज़ करते नहीं हो, जैसे आप एक बचपन का एग्जाम्पल ले लो कि हम एक समझो मैथ्स की गाइड लेके आ गए, हम गाइड के अंदर सोल्यूशन तो देख लेते, लेकिन अगर वही प्रॉब्लम हमें वापस से थोड़े दिनों बाद दे दिया जाए सॉल्व करने के लिए, तो हम वो सॉल्व नहीं कर पाते। बराबर। साइबर सिक्योरिटी की फील्ड भी सेम है। अगर आप एक गाइडेड वीडियो देख भी लोगे तो भी अगर आपको थोड़े दिनों बाद फिर से वो क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वो भूल जाओगे, क्योंकि आपने वो चीज़ प्रैक्टिकली नहीं की है। या फिर आपको समझो वो कोर्स के अंदर कुछ डाउट है तो वो तुरंत आपका सॉल्व नहीं हो पाता, आपको वेट करना पड़ता है जब तक वो इंस्ट्रक्टर आपको वो चीज़ का रिप्लाई नहीं दे देता। लेकिन एक ऑफलाइन कोर्स के अंदर ये चीज़ काफ़ी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि आपके सामने आपके इंस्ट्रक्टर बैठते हैं। जैसे ही आपको कुछ डाउट आता है या कोई डिफ़िकल्टी रहती है, आप पूछ के उसे तुरंत ख़त्म कर सकते हो, या फिर आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो रहता है वो एक बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। एग्जैक्टली। सो नॉर्मली अगर मान लीजिए मैं ओएससीपी की, जहाँ तक मुझे समझ में आया कि 48 आवर्स का एग्ज़ाम है, 24 आवर्स आपको पहले मशीन सॉल्व करना है, देन 24 आवर्स आपको रिपोर्टिंग के लिए मिलता है। अगर मैं यहाँ पे एक जनरलाइज बात करूँ, तो अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट है और उसको ओएससीपी का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, तो वो कहाँ से करे और कितना टाइम इसके लिए जा सकता है लगभग, एक ऑन एन एवरेज अगर आप बताएं तो जैसे कि मैं मेरा एग्जांपल दूँ तो मैंने तो काफ़ी पहले शुरू किया था, क्योंकि मेरे पास एक पाथ नहीं था। ओके। बट अगर बच्चों को पहले से पाथ मिल जाए कि उन्हें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, जैसे कि मैंने कहा अभी उन्हें साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो उन्हें पहले वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखना पड़ेगा, फिर एपीआई सीखना पड़ेगा, फिर ओएससीपी करना पड़ेगा। लेकिन अगर बच्चे को पहले से पता है, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर से बच्चे को पहले से पता है कि यार मुझे आगे जाके ओएससीपी क्लियर करना है, तो उसे पहले तो ट्राई हैक मी जैसा प्लेटफॉर्म हो गया या हैक द बॉक्स जैसा प्लेटफॉर्म हो गया, इन जगहों पर जाके अपनी बेसिक स्किल्स, जैसे कि एक आईपी एड्रेस क्या होता है, या एक टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है, या एक नेटवर्क को पेनिट्रेट कैसे किया जाता है, ये चीज़ें पहले सीखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में जो मशीन सॉल्विंग का पार्ट होता है, रिपोर्टिंग का पार्ट होता है, वो सब आता है, और उसके बाद एक बच्चा ओएससीपी के कोर्स के लिए एनरोल कर सकता है। मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एक फ्रेशर होके डायरेक्टली ओएससीपी के लिए एनरोल करो, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि जो कंटेंट है वो आपको डायरेक्टली समझ में आना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और जो ओएससीपी ये सर्टिफिकेट है, इसका आप प्राइसिंग देखो तो ये बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है अगर आप एक ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो सर्टिफिकेट बाय करते हो। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से बेस्ट यही होगा कि आप पहले एक राइट स्किल सेट ले लो, फिर बाद में ओएससीपी का एक 3 महीने का जो बंडल आता है वो ले लो, और 3 महीने में अगले 3 महीने में आप वो ओएससीपी क्लियर कर सकते हो। ओके। नॉर्मली ऐसे कौन से टूल्स है, या एक अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में बच्चा कांटेक्ट करता है, तो एग्जैक्टली कोर्स कंटेंट कैसे होने चाहिए, उसका डिज़ाइन कैसे होना चाहिए, बच्चा सिलेक्ट करे तो किस बेसिस पे करे? तो जहाँ तक मैंने आज तक मार्केट को देखा है, तो कई बार क्या होता है, फ्रेशर से
सिंगुलर सर्टिफिकेट के बेसिस पे अप्लाई करते हैं। अच्छा। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं मार्केट के अंदर जो बोलते हैं कि आप ये सर्टिफिकेट कर लो और आपको जॉब मिल जाएगी, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कि मैंने कहा अभी आपने सर्टिफिकेट तो कर लिया लेकिन आपके पास एक राइट स्किल सेट नहीं। जैसे वेब ऐप पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए एक सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा, एक टूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल बर्ब सूट, अगर बच्चे को बर्ब सूट अच्छे से चलाना नहीं आता, नेसस अच्छे से चलाना नहीं आता, तो इंटरव्यूअर जो होता है वो उस चीज़ को तुरंत पकड़ लेता है, तो कैंडिडेट जो होता है उसका सिलेक्शन वहाँ से होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। पर अगर कोई इंस्टीट्यूट है जो वो सर्टिफिकेट के साथ ये टूल्स भी पढ़ा रहा है या उसके बाद में एक इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कर रहा है, जिसे उसके अंदर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स या रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने का मौका मिल रहा है, तो वो कैंडिडेट का आगे जाके सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। बिल्कुल सही। तो वंश, अगर मान लीजिए अभी ऑडियंस को तो बहुत सारे और भी डाउट्स होते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें। हम लोग डेडिकेटेड OSCP पे से, मतलब OSCP रिलेटेड हम लोग एक वीडियो लेके आए, या OSCP नहीं और भी बहुत सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस है जिनकी वैल्यू है मार्केट में, उन पे हम लोग वीडियो लेके आए जिससे कि स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो। और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को पर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत हो, तो आई विल सजेस्ट यू कि अगर स्टूडेंट्स हमें कांटेक्ट करते हैं और हम ऑन बिहाफ ऑफ देम अगर आपको बुलाते हैं, तो ज़रूर आप प्लीज़ पर्सनल काउंसलिंग के लिए आए। और फाइनली मैं एक लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट आपको पूछूं, तो आज के टाइम में स्टूडेंट्स को आप फाइनली क्या एडवाइस देना चाहेंगे अगर उनको साइबर सिक्योरिटी में करियर करना है तो? अगर आप एक फ्रेशर है और आपको साइबर सिक्योरिटी में सही में एक करियर करना है, तो मेरी एडवाइस आपसे ये रहेगी कि ऑनलाइन जो कोर्सेज चल रहे हैं या मार्केट के अंदर ये जो फंसाने वाली चीज़ें चल रही है, पहली बात तो इनसे दूर रहे, अपना एक मन बनाए, और मैंने जो कहा आप खुद रिसर्च करके उस बात को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल। या फिर जैसे आपने कहा अभी, वो डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं और मैं ज़रूर उनके लिए एक पर्सनल काउंसलिंग सेशन बिल्कुल फ्री में अटेंड कर लूँगा। थैंक यू वेरी मच वंश। दोस्तों, आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली हम लोग अलग अलग वीडियो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड लेके आएंगे। वंश को मैं बार बार परेशान करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप चैनल से जुड़े रहते हो तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट होने वाला है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, और कंटेंट अगर मज़ा आया होगा आपको तो चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच गाइज।